बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का आगाज आपके हिंदी के पेपर के साथ होने जा रहा है। जिनका भी मातृभाषा हिंदी है, मतलब आप गोधली वर्णिका जैसे विषय की स्टडी किए हैं, तो आपका कल प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में हिंदी का पेपर होगा। तो अभी के इस वीडियो क्लास को ध्यान से, क्योंकि अब आप मतलब कि ना कि टेस्ट दे रहे हैं, तैयारी करने के पास आपके पास समय है, अब सीधे सीधे बस आपको वहीं पढ़ के जाना है जो कल के पेपर में आ जाए। तो आपके इस काम को आसान करने के लिए पूरा हिंदी का पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदी का कल पेपर आएगा प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में, और एक एक प्रश्न का, न कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि सब्जेक्टिव प्रश्न सर गद्यांश को अपने को कैसे सॉल्व करना है कि पूरा में पूरा अंक मिले। लेख कौन इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, जो 4-5 लेख आज हम रिवीजन करके जाएं तो कल के सीधे हमारा एग्जाम में पेपर में आ जाए। कौन कौन सर हमारे लिए आवेदन पत्र महत्वपूर्ण है, कौन कौन प्रश्न बुक से महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम लोग पढ़ ले तो कल पेपर में आ जाए, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तब कोई इधर उधर की बात नहीं। अगर आज आप सीरियस होकर पढ़ाई कर ले रहे हैं और कल भी एक आध दो क्लास आएगा इस चैनल पर, उसको देख ले रहे हैं, तो आपका हिंदी में आसानी से, मैं बता रहा हूं कि 90+ प्रश्न हम लोग के क्लास से आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितना शिद्दत से आप इसको देख कर गए हैं, याद करके गए। देखने से नहीं होगा, जो भी प्रश्न नहीं होगा आपको सीखना होगा, क्योंकि मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा कि कल हिंदी का आपका एग्जाम है प्रथम या द्वितीय पाली में, तो वहां पे अपने को कैसे पेपर सॉल्व करना है पूरा, ताकि पूरा में पूरा अंक मिले। ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी गेस प्रश्न जो सीधे सीधे कल के पेपर में प्रश्न आएंगे, और पूरा पेपर में सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, बस आपको इस क्लास को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार बारीकी से देखना है, और ये नहीं कैसे देखना है कमेंट कर रहा है, बस मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में ऐसे करके रख दीजिए, ताकि जब तक क्लास नहीं बीते तब तक कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। पूरा क्लास आराम से देखिएगा 2 से 3 बार। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिएगा हिंदी का पेपर इसी रूप में आएगा। कल आपका हिंदी का एग्जाम है। अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में होगा तो विषय कोड 101, और द्वितीय पाली में होगा तो 201। ध्यान से बारीकी से सीखिएगा। पूरा मैं प्रश्न पत्र जो यहां पे देख रहे हैं 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 बनाना है, 6 में से 3 का उत्तर लिखना है। ये कैसे लिखेंगे पूरा मैं आपको लाइव प्रश्न, पूरा ये जो है प्रश्न पत्र, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कल एग्जाम में। अब चलिए शुरू करते हैं। मैं बता दिया कि ध्यान से देखिएगा अंत तक। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक प्रश्न को मैं बताऊंगा कि क्या उसमें से पूछा जाएगा कल। तो 100 ऑब्जेक्टिव है सर, अपने को 50 बनाना है। अब हम क्या करें कि 50 में 50 हमारा आ जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। अभी का एक क्लास जो मैं दिखा आपको, मतलब कि अभी का एक क्लास चल रहा है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव मैं पूरा कराऊंगा, तो इसमें से ये पूरा 100 याद कर जाइए। शाम में लाइव क्लास होगा, उसमें 200 लगभग ऑब्जेक्टिव रहेगा, याद कर जाएंगे। सुबह में 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली या द्वितीय पाली में हो। ये 500 ऑब्जेक्टिव जो विद्यार्थी याद करके जाएंगे, 50 से 60 प्रश्न यहां से प्रथम पाली में, 50 से 60 प्रश्न द्वितीय पाली में, सीधे सीधे ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, आ जाएगा। अपने को उसमें से 50 बना देना है, 50 में 50 आपका हो गया, तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। तो चलिए पहले पूरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं किस रूप में कल पेपर में आएगा, क्या उसका सही उत्तर होगा। उसके बाद पूरा इसी तरह सब्जेक्टिव में मैं एक एक टॉपिक पर बताऊंगा कि इस साल ए आवेदन पत्र आने जा रहा है, ऐसे आपको लिखना है। इस साल ए आपको संवाद आएगा, ऐसे आपको उत्तर लिखना है। पूरा मैं लिख कर दिखाऊंगा पूरा पेपर का सॉल्यूशन। और ऐसे ही आपको ध्यान से मैं बोला कि फिर से बता दे रहा हूं कि मोबाइल को ऐसे फुल स्क्रीन मोड में करके रख के और पूरा देखना है 2 से 3 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र बिल्कुल इसी रूप में आएगा हूबहू। यहाँ पे प्रश्न का सेट रहेगा, ठीक है। इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पर इस तरह पूरा जो भी सेट का रहेगा, जैसे ए का है तो यहाँ पे ए लिखा रहेगा, सी का है तो सी लिखा रहेगा, ऐसे यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा आपको एग्जाम में कल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 बनाना है। मैं बता दिया सर 50 प्रश्न सही करने के लिए क्या करेंगे, ए याद कर जाएंगे। शाम में क्लास होगा इसी चैनल पर लाइव, उसमें जो ऑब्जेक्टिव, मात्र मैं ज्यादा नहीं बताता हूं, 200 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, उसको याद कर जाना। सुबह में 200, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। चलिए पहला प्रश्न, अब यहां से ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न आप मन में उत्तर सोच सकते हैं, उत्तर कमेंट कर सकते हैं। उत्तर गलत होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100 ऑब्जेक्टिव। चलिए मैं पूरा पहले सॉल्व करता हूं ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव सिखाऊंगा। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कह रहे उदय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो विशेषण वही होते हैं जो विशेषता बतलाए। तो उदय का क्या होता है, उदित, ठीक है। रटते चलेंगे, अब ज्यादा समय नहीं है। ऑप्शन डी, ठीक है। उदय का क्या होता है सर, उदित। बस 2-3 बार मेरे साथ दोहराइए, याद हो जाएगा। उदय का विशेषण उदित। चलिए यहां पे देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न, कह रहे आपसे कि पानी शब्द कौन संज्ञा है। बहुआ टाइप प्रश्न है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, आप जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, रटते चलेंगे। अब तो आप जानते हैं कल एग्जाम में जाकर आपको तूफान मचाकर आ जाना है।
पीतांबर शब्द का सही संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर होता है सर, ऑप्शन सी। देख लेंगे एक बार, पीतांबर का संधि विच्छेद आएगा पीत प्लस अंबर, जो ऑप्शन सी पे लिखा गया यही सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, यहां पे देखिएगा 4 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि संयोग का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब उल्टा, कि संयोग का उल्टा क्या होगा सर, तो वियोग होगा। संयोग का उल्टा क्या होगा, वियोग होगा। रटते चलेंगे, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। सर छत से उतरी हुई लता मतलब छत से लता उतर गई, अलगाव का बोध हो रहा है, अर्थात कि आपादान कारक होगा। कहां पे दिया गया है देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर कर देना। चलिए 100 ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव सीखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है, अब बुक से आ गया जो सेकंड हिंदी है उसी से ए प्रश्न है आपका 6ठा नंबर। कह रहा है आपसे कि श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था। जो सेकंड हिंदी पतला सा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप तो पढ़ने का समय नहीं, रटते चलिएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन बी याद रखेंगे, कोलार कर्नाटक। श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था, कोलार कर्नाटक में। 7 नंबर प्रश्न है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। यह प्रश्न पूछा जा रहा है, किसने कहा था, तो नंजमा ने कहा था, जो मंगमा की बहू थी, जो उस मतलब कि उसके पोते की जो मां थी, तो उसी ने कही थी कि लड़का अगर कुछ गलत करता है, उधम करता है, तो उसको मना करने का हक मुझे नहीं है। ये किसका कथन है सर, नंजमा का है। रट जाएंगे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। पहले पूरा सब्जेक्टिव देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। कह रहा है आपसे, तुराई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। यह आप किस कहानी में पढ़े, तो ढहते विश्वास में पढ़े। ढहते विश्वास जो है, जिसमें उड़ीसा के आपके बाढ़ और सुखाड़ के बारे में वर्णन है, ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर। रटते चलेंगे, अब उतना समय नहीं है समझने का, सीधे प्रश्न उत्तर पे। कह रहे बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं, तो सर दलेई बांध की। किसकी कर रहे हैं, दलेई बांध की निगरानी कर रहे हैं। सेम चैप्टर से प्रश्न था, ढहते विश्वास कहानी से। आगे बढ़ जाएंगे, पूरा 100 ऑब्जेक्टिव रट जाइएगा 2 से 3 बार में, और पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अभी आपके सामने लाइव सॉल्व करूंगा। कह रहे मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है। मंगू की मां जो है अस्पताल को क्या कहती है, तो कहती है सर गौशाला है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रटते जाएंगे क्योंकि यहां से बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। कह रहे आपसे कि जनता शब्द में प्रत्यय है, जनता में प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो देखिए जनता में क्या लगा है, ता लगा है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं सर 12 नंबर। कह रहा है आपसे, देहचोर शब्द कौन समास है। देहचोर शब्द में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है, तो देहचोर, तो देह मतलब कि चोर, तो देह प्रधान है कि चोर, जो मतलब देह का चोरी करे, मतलब काम वगैरह अच्छा से नहीं करे, तो देह प्रधान है कि चोर प्रधान। कहेगा सर चोर प्रधान है, मतलब बाद वाला पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, और जैसे ही उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। पूरा समास एक बार रिवीजन कर लेंगे। अव्यय भाव कब होता, तो जब पहला पद अव्यय होता। द्विगु कब होता, जब पहला पद संख्यावाचक होता। द्वंद्व कब होता, जब दोनों पद प्रधान होते। फिलहाल ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है, तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, 2 वाक्य मिश्र किया गया है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, पूरा पहले ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करा दे रहा हूं, फिर सब्जेक्टिव। और ये सब एग्जाम में तो आप जानते हैं ओएमआर सीट वगैरह पे आएगा, कैसे भरना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या क्लास खत्म होगा तो यहाँ पे मेरे आसपास लिंक आएगा, देख लीजिएगा। पूरा मैं सिखा चुका हूं, अलग बिंदु है कि कैसे ओएमआर सीट पे उत्तर लिखते हैं, कैसे कॉपी पर उत्तर लिखना है, वो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, यहां पे देखिएगा, असुर शब्द का पर्यायवाची है। असुर शब्द का पर्यायवाची कौन है, दानव है। दानव, असुर, राक्षस सभी पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सही उत्तर, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। अरे आपसे एकता शब्द का विलोम, एकता का उल्टा क्या होगा, तो अनेकता होगा। ठीक है, अनेकता होगा, एकता का उल्टा विलोम पूछा, अनेकता। रटते चलेंगे, चलिए आगे बढ़े। 16 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द चंद्रशेखर। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर, और यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि एक पंथ 2 काज मुहावरे का क्या अर्थ है, तो एक पंथ 2 कार्य मतलब एक कार्य से 2 लाभ। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर रट जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर प्रश्न। सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होना चाहिए। अब उतना समय नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, क्योंकि प्रश्न
सीखने की आवश्यकता नहीं है। 500 प्रश्न आपको मैं बताया कि अभी 100 करा रहा हूं, फिर 200 शाम में क्लास आएगा, फिर सुबह में लाइव रट जाना है आपको। और बाकी सब्जेक्टिव तो अभी मैं पूरा सब्जेक्टिव करा दूंगा, इससे बाहर कोई भी सब्जेक्टिव नहीं आएगा। सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है पूरा मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आटा शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आटा क्या है? पुल्लिंग है, रटते चलेंगे। ऑप्शन बी फिलहाल 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर। कह रहे आपसे पंख शब्द है, पंख शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द को 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। यहां से प्रश्न नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में प्रश्न आएगा। तत्सम जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आए हैं, तत्सम है। तद्भव इसी के बिगड़े हुए रूप है, रूपांतरित रूप है तद्भव। देशज जो देसी भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं। विदेशज जो आपके विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में आए हुए प्रश्न है। तो पंख क्या है? तद्भव है। रट के जाएंगे सर, पंख आएगा, तद्भव आपको उत्तर करके आना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर। कह रहे आपसे कि चौराहा शब्द कौन समास है? चौराहा जो है कौन समास है? तो अभी ऊपर मैं आपको बता रहा था, द्विगु समास कब होता है? जब पहला पद संख्यावाचक हो और किसी एक विशेष का ग्रुप बताए। तो चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, मतलब 4 राह का ग्रुप का बोध हो रहा है, और पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास। ठीक, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे आपसे कि विलनव्य और आबिनियो के बीच में कौन नदी है? तो विलनव्य और आबिनियो के बीच में तो रोन नदी है। सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखना है। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। मछली जो लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल, उनका जन्म हुआ था जनवरी 1937 को हुआ था। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, मछली कहानी जो लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल, वहीं से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 23 नंबर। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो जब संतु मछली लेकर भागता है तो उसे छीनने की कोशिश कौन कर रहा है? भग्गू। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 23 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये सब रट जाइएगा। कह रहे आपसे डयोढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ये आपसे पूछा गया। तो यतीन्द्र मिश्र की रचना है। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र की रचना है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। 25 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है उसको क्या कहते हैं? अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है जिसमें नाड़ी होती है रीढ़ के रूप में, उसे क्या बोलते हैं? नए बोलते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 25 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न 26 नंबर। कह रहे गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो आप जानते हैं 2 अक्टूबर को प्रतिदिन जयंती मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, बिल्कुल सही। चलिए 27 नंबर प्रश्न। अगर आपसे कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज अपना काम अपने आप संभाल लेगा। यह कथन किसका है? ये आपसे पूछा गया है। तो यह कथन किसका हो सकता है? महात्मा गांधी का हो सकता है। बिल्कुल सही। चरित्र निर्माण पर ज्यादा विशेष ध्यान किन्होंने दिया? महात्मा गांधी। शिक्षा संस्कृति में पूरा हम लोग पढ़े हैं। तो फिलहाल ऑप्शन सी 27 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है आपसे काशी में मरण भी माना जाता है। काशी में मरण क्या माना गया है? मंगल। ठीक है, काशी में मरण भी माना जाता है, मंगल माना जाता है। ऑप्शन डी रटते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 29 नंबर। पूरा क्लास देखिएगा ध्यान से 2 से 3 बार। ठीक है, इसमें तो मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, आगे सब्जेक्टिव पूरा मैं लिख कर दिखाऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यार जुलाहे। ठीक है, गीतकार गुलजार के कविताओं का संपादन उन्होंने यार जुलाहे नाम से किया है यतीन्द्र मिश्र ने। तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। कह रहे हैं आपसे कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। कह रहे हैं आपसे कि ईश्वर पटेलिकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पटेलिकर जी जो है कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजरात के, आप जानते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर रटते चलेंगे। सेकंड हिंदी में है ईश्वर पटेलिकर। चलिए, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है जिसमें सीता इसकी प्रमुख पात्रा है, इस कैसी कहानी आपसे पूछा जा रहा है? तो सामाजिक कहानी है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न। कह अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? सीधे सीधे के बुक से लाइन पूछा जा रहा है। तो अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दिया, आप जानते हैं। ऑप्शन ए सेम चैप्टर से था, धरती कब तक घूमेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे,
कह रहा है आपसे पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। रटते चलेंगे। 34 का ऑप्शन सी बहुआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे मंगू कब से पागल है? तो आप जानते हैं मंगू जन्म से ही पागल थी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर आपको रट के जाना है। आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कमरे में बंद करके, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, ये आपसे पूछा गया। देखिए सीधे सीधे बुक का लाइन जो पूछ रहा है, जो भी हम लोग कहानी पढ़ते हैं उसका लाइन आपसे पूछा जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था, तो ऑप्शन बी फिलहाल 37 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप 37 का क्या मैंने बताया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही। 38 नंबर प्रश्न कह रहे लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां गई थी? गुहाल में। ऑप्शन बी सही उत्तर है 38 नंबर भी प्रश्न का। देखिए सेम सीधे सीधे बुक का जो लाइन हम लोग पढ़ते हैं कहानी में, वही आपसे ढाते विश्वास कहानी से प्रश्न था। आगे बढ़े। अगला प्रश्न 39 नंबर कर अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था? तो बीजू की पत्नी पुष्पा का एक कथन है कि वो बोलती है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी, जो बर्थडे पर भेजती है रसमलाई सीता के पास, तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न करे आपसे कि वल्ली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? तो गांव के डॉक्टर ने कहा था, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी रटते चलेंगे। 41 नंबर प्रश्न है करे ससीतानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। आप जानते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बहुआ टाइप प्रश्न। चलिए 42 नंबर प्रश्न पूरा रटते चलेंगे क्योंकि कल के पेपर में आएगा, इसको लिखकर आपको 50 इसमें से बना देना है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, ये कहां से लिया गया है? ये आपसे मतलब कि इसके आगे है डैश डैश, यहां पे आपको कविता का ये पंक्ति है। कर इसके आगे क्या था? तो धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, मिट्टी से फटी। जो बम वगैरह निकला था हिरोशिमा कविता से है, उसी में लाइन हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न फिर आपसे चक्रव्यूह किनकी रचना है, ये आपसे पूछा गया। चक्रव्यूह जो है इसमें से किनकी रचना है? तो ये है कुंवर नारायण की। रट जाएंगे। ऑप्शन डी देख लीजिए, चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। दिमाग में सेट करके आपको जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 44 नंबर कह रहे आपसे कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम था श्यामानंद किशोर। ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो ऑप्शन सी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 45 नंबर करे घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? अक्षर ज्ञान अगर आप कविता पढ़े होंगे तो इसका उत्तर कहेंगे सर ऑप्शन डी अंग पर आकर थमक जाता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता इसमें से किन्होंने लिखा है? तो बहुआ टाइप प्रश्न है, जीवनानंदन दास ने लिखा है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। बांग्ला कवि थे जीवनानंदन दास। चलिए रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? देखिए रेनर मारिया रिल्के जी की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक है। ऑप्शन बी 47 का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न 48 नंबर कभी रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? रेनर मारिया रिल्के कौन पाठ लिखे? तो मेरे बिना तुम प्रभु, प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर याद रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित है? मतलब मेरे बिना तुम प्रभु तो रेनर मारिया रिल्के की है, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते तो हिंदी में इसका भाषांतर मतलब अनुवाद किन्होंने किया है? तो धर्मवीर भारती ने। याद रखेंगे ऑप्शन डी 49 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहे आपसे कि सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। एग्जाम में तो अपने को 85 प्रश्न बनाना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि शुरू से बनाएंगे, कोई 50 हम बना सकते हैं जो अपने को मालूम हो, बट हम अपने को कल एग्जाम में थोड़ा कि यही 50 हम बनाएंगे। हमको प्रथम पाली में मेरा पेपर है या द्वितीय पाली में अपने को 50 में 49 नहीं होना चाहिए, 50 में 50 हिंदी में सही करके आना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मैंने बता दिया कि ये पूरा 100 ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग समाप्त करते हैं, रट लीजिएगा। अगर इसमें से जो भी काफी प्रश्न तो आपको याद होगा, जो नहीं याद होगा उसको याद कर लेना है। और सब्जेक्टिव में पूरा सिखा दे रहा हूं, और शाम में क्लास आएगा वो, और सुबह में बस ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, और सब्जेक्टिव का अभी आपका टेंशन खत्म हो जाएगा इसी क्लास में। चलिए जल्दी से पूरा हम लोग देख लेते हैं।
51 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहे मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम के भेद से ये प्रश्न करे मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक, ठीक है, निजता का बोध हो रहा है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो 30 दिन संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी पे दिया गया। देखिए यहां पे विशेषण का भेद है। सर्वनामिक विशेषण कब होता है, जब यहां पे सर्वनाम से किसी चीज की विशेषता बतलाए। विशेषण का काम है विशेष, जैसे करें यह आदमी, वह चोर, तो वहां पे क्या है सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक 30 दिन, 2 दिन, ये सब संख्या का बोध हो रहा है। गुणवाचक जैसे काला, गोरा, ये सब गुण बता रहा है। परिणाम बोधक थोड़ा ज्यादा, तो परिणाम बोधक। तो चारों में से कोई प्रश्न है आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न परिजन शब्द में उपसर्ग है, परिजन में कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं, परि लगा है जन में, तो क्या बना है परिजन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। कह रहे आपसे बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो जैसे मैंने बताया कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, वैसे ही प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो इसमें ईया, बढ़िया, देखिए अंत में क्या आ रहा है, ईया आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भाई बहन कौन समास है, बहुआ टाइप प्रश्न है। सही विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे, कहेंगे सर द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पद प्रधान है और बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है, इसलिए द्वंद्व समास है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। करे आपसे कि कलंक शब्द का विशेषण, तो कलंक का विशेषण क्या होगा, कलंकित होगा। विशेषण का काम है विशेषता बतलाना, कलंक का विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा, कलंकित होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। कह रहा है आपसे उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का ये उदाहरण है, आपसे पूछा गया। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 58 नंबर। करे आपसे कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे। इसमें से बिल्कुल देखिए 3 जो होगा वो हिंदी व्याकरण के रूल के अकॉर्डिंग गलत होगा, एक कोई सही है, उसी को अपने को पता लगाना है। तो देखिए तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, गलत है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न अपने को 85 बनाना है, मैं पूरा सॉल्व करा दे रहा हूं। 59 नंबर प्रश्न है। करे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण। तो पदबंध पहचानना काफी आसान होता है, पूरे वाक्य को पढ़ेंगे, जिसका बोध हो वही पदबंध हो जाता है। तो यहां पे देखिए अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, संज्ञा का बोध हो रहा है, तो संज्ञा पदबंध है। ठीक है आगे बढ़े। अगला प्रश्न 60 नंबर। करे कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कपड़ा का 4 ऑप्शन, इसमें से पर्यायवाची आपको बतलाना है, तो पट, पट और कपड़ा एक ही दोनों का अर्थ होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया, इसमें से किसने जो है 4 ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, तो गुरु अर्जुन देव कहां पे है, ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे वाणी विष के समान हो जाती है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, कहेंगे सर राम नाम के बिना। ठीक है बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। 63 नंबर प्रश्न। कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कवि के और कहानीकार के जीवनी से तो मैं कितना दिन से आपको क्लास में बता रहा था कि इससे जरूर प्रश्न आएगा, काफी प्रश्न पूछा गया, कल के भी प्रथम और द्वितीय पाली में खूब प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सही विद्यार्थी उत्तर देते चलेंगे, और नहीं मालूम है कभी भी क्लास को देखिए रटते चलना है। मैं तो कहूंगा फुल स्क्रीन मोड में करके रख के और पूरा रट जाइए प्रश्न, ठीक है। और आगे सब्जेक्टिव ध्यान से सीखिएगा किस प्रश्न को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। करे आपसे कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नयन लगाओ मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो सर प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया। इसमें तो कुछ नहीं सोचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न। करे घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो घनानंद का सेवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद का रट जाएंगे मेरे साथ दोहराकर, सेवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। कह रहे आपसे कि विरह लीला किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया 66 नंबर प्रश्न कि विरह लीला किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर घनानंद की रचना है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए के साथ जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 67 नंबर प्रश्न। कह रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, तो प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। 67 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 68 नंबर। कह रहे आपसे युग बाणी किसकी काव्य कृति है, युग बाणी इसमें से
किनकी काव्य कृति है? 68 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा गया, तो सुमित्रानंदन पंत की है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी रट के आपको जाना है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था? 69 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा रहा है, तो समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था। देख लीजिए एक बार, ऑप्शन डी, प्रश्न और उत्तर दोनों दिमाग में बैठा कर जाइएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न है, कह रहा है आपसे सिंहासन खाली करो कि जनता आहे, किस कविता की पंक्ति, मतलब एक लाइन जो है हम लोग किस में पढ़े, किस कविता में आप पढ़े, यही पूछा गया आपसे। तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे आपसे भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बहुआ टाइप प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। आप जानते हैं सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। कह रहे आपसे यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से संस्कृत भाषा और साहित्य अधिक बड़ा है, विशाल है। ये आपके बुक्स में लाइन है, वहीं से प्रश्न लिया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, तो ऑप्शन बी, रटते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 75 नंबर। कह रहे हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है, आप जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं ताकि सीधे ही, तो हिंदी है, इसमें मैथ रहेगा, तो चलिए कुछ समझेंगे। इसमें क्या समझना है, प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव समझेंगे, कैसे आएगा, कैसे उत्तर लिखना है। कह रहे मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्र मिलन कहानी संग्रह जो है वो अमरकांत जी की रचना है, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे। बहादुर वाले पार्ट से प्रश्न है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे आपसे कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? ये आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा जो है वो कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री रहे थे? तो 1949 से 1953, ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो 78 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 79 नंबर। कह रहा है आपसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में, ये लाइन जो है आप किस शीर्षक पाठ में पढ़े हैं? तो परंपरा के मूल्यांकन में पढ़े हैं सर, ऑप्शन सी 79 का आपको रट के जाना है। चलिए 80 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे क्या है प्रश्न कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो झुमक लाल था, ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर है आपके 80 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न ये है, उसके बाद सब्जेक्टिव सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन डी याद रखेंगे आप। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, कह रहे आपसे जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द, जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पराधीन होगा। बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी आपको याद करके जाना है। कह रहा यहां पे देखिएगा, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। आप किसी के लिए कुआं खोद रहे हैं मतलब उसको हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मुहावरा इसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी 82 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न, छ का उच्चारण कहां से करते हैं? तो च छ सभी का, च वर्ग का कहां से करते हैं? तालु से। च वर्ग का तालु याद रखेंगे, च छ जो कुछ भी पूछे, ऑप्शन बी सही उत्तर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं आपसे 84 नंबर क्या पूछा है। कर आपसे कि महो ओजस्वी का संधि विच्छेद, तो महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी क्या बनाता है? महोजस्वी। ठीक है, महोजस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 4 शब्द लिखा गया है, इसमें से कौन सही है ये आपसे पूछा गया है। 85 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। तो गुप्त बिल्कुल सही लिखा गया है, देख लीजिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 50 नंबर प्रश्न का। ठीक है, यहां पे देख ही रहे, देहिक भी गलती है, गुणी भी देखिए गलती है, तत्व भी गलती है। चलिए ऑप्शन बी गुप्त बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। कह रहा है आपसे गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है?
गिरोह जो है किस संज्ञा का उदाहरण, संज्ञा से तो कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, समूहवाचक है। गिरोह मतलब ग्रुप, समूह का बोध हो रहा है तो समूहवाचक हो जाएगा। नारी शब्द है, नारी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभय लिंग है, या इनमें से कोई। देखिए ये काफी शानदार प्रश्न है, ये होता है कि थोड़ा सा प्रश्न ये अच्छा पूछा गया। तो नारी क्या है, आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ लड़का जो है किस कारक का उदाहरण है आपसे पूछा गया है, तो आपादान कारक, क्योंकि अलगाव का बोध हो रहा है, अभी मैं ऊपर बता रहा था अलगाव के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, आपादान कारक का। कह रहे आपसे कि वह देखता है किस काल का उदाहरण, कहेंगे सर बहुआ टाइप प्रश्न है, वर्तमान काल का उदाहरण है, बिल्कुल सही, वह देखता है, वही कहता वह देखता था तब कहते भूतकाल, वह देखेगा तब कहते भविष्यत काल। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे विमुख शब्द में उपसर्ग है, विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उसी समय से मैं बता रहा हूं, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं तो वी लगा है इसमें मुख में, तो विमुख बना है, ऑप्शन बी। चलिए 91 नंबर प्रश्न करे ध का उच्चारण स्थान क्या है। ध का उच्चारण स्थान इसमें से कहां से करते हैं, तो दंत से। तो वर्ग जितने भी हैं, तो वर्ग मतलब तो, थ, द, ध, कुछ भी पूछेगा दंत आपको उत्तर कर देना है। चलिए आगे बढ़े, तब सब्जेक्टिव अब सीखेंगे हम लोग। यहां पे देखिएगा कह रहे एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त होगी तो संतृप्त ध्वनि कहलाती है, संपृक्त ध्वनि, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 53 नंबर कह रहा है आपसे कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद नव प्लस इक होता है, नाविक, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर। एक बार देख लेंगे, ध्यान से प्रश्न देख लीजिएगा और उत्तर बस कौन सा ऑप्शन हो रहा है यही आपको दिमाग में सेट करके जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, कौन सही सही लिखा गया है, देखते हैं ध्यान से। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सौहार्द बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन सी। निम्न चिन्हों में से कौन योजक चिन्ह है, तो यही तो योजक चिन्ह है, देख रहे हैं ना, जो आप योजक चिन्ह कहां रहता है, तो जो द्वंद्व समास की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो यही योजक चिन्ह है, तो ऑप्शन सी। बाकी ये तो आप समझ रहे हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये समझ रहे हैं, कॉमा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, ये अल्प विराम है मतलब हिंदी में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये खास महीना का नाम है इसलिए अक्टूबर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 97 नंबर कह रहे आपसे कि सुख शब्द में कौन लिंग है, सुख शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, ये आपसे पूछा गया 97 नंबर पे। तो सुख शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, ऑप्शन बी रट के जाएंगे, सुख क्या है, पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर कह रहा है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो लोगों ने चोर को मारा, एक लोगों ने कर्ता कारक, चोर को मारा तो कर्म कारक, अर्थात कि ए और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अब एग्जाम में भी एक प्रश्न ऐसे आएगा जिसमें दो ऑप्शन सही होगा, हर सेट में हर साल देखा जाता है, बिहार बोर्ड ऐसे करता है। तो इसमें क्या है कि सर कौन बनाएंगे, दोनों कलर करेंगे, दोनों कलर कीजिएगा तभी उसका अंक मिलेगा, क्योंकि आंसर की जारी होगा उसमें लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे कि इसका आंसर दो ऑप्शन सही है, इस दोनों में से कोई भी कीजिएगा तभी इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो तभी मतलब दोनों एक भी अगर बनाते हैं, मान लीजिए कर्ता, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों है, लोगों ने चोर को मारा, तो अगर एक भी ऑप्शन बना देंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ए और सी दोनों सही है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को दोनों ऑप्शन है। करे भिक्षा शब्द है, भिक्षा तो ऊपर में बता दिया हूं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज किसे कहते हैं, सीधे आपको आंसर याद रखना है कि तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बाघिन होगा, बाघ शब्द का बाघिन होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए मैं 100 बता दिया आपको, एग्जाम में कोई भी 100 में से 50 आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये 100 याद रखेंगे, और मैं बता दिया फिर शाम को क्लास होगा लाइव वो, और फिर सुबह वाला। बस ऑब्जेक्टिव आपका चाहे प्रथम पाली में द्वितीय पाली में, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। 50 से 60 प्रश्न प्रथम पाली में, 50 से 60 द्वितीय पाली में, सीधे सीधे पूछे जाएंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, अपने को 50 बनाकर आ जाना है। अब सब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव में ध्यान से चुपचाप देखिए 2 से 3 बार कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और उसका उत्तर मैं कैसे बना रहा हूं। पूरा सब्जेक्टिव जो भी 6 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे पूरा मैं चलिए सॉल्व कर दे रहा हूं, और गेस प्रश्न के साथ जो कि कल के पेपर में आएंगे। ध्यान से देखिएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत यहां से होने जा रहा है। देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न खंड ब में कल आपको मिलेगा।
इसका उत्तर कॉपी में कैसे सजाना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या क्लास खत्म होगा देख लीजिएगा कॉपी कैसे लिखते हैं। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब गद्यांश में देखिए सबसे ऊपर 1 नंबर पे 2 गद्यांश पूछा जाएगा, एक गद्यांश का उत्तर देना है। अब कौन बनाए सर, गद्यांश तो दोनों हम बना सकते हैं क्योंकि दोनों में से हमको उत्तर खोजना है, वो आता है अपने को शुरू से सॉल्व करना है। तो अपने को वही गद्यांश सॉल्व करना है जो छोटा हो और जिसका सभी प्रश्न का उत्तर उसी में से हो, अपने से कुछ नहीं लिखना पड़े। जैसे मैं पूरा सॉल्व करूंगा लेकिन आप एक ही बनाइएगा, ठीक है। अब जैसे एक गद्यांश दिया है, पहले आपको गद्यांश को पढ़ना चाहिए, ठीक है, फिर आपको प्रश्न पढ़ पढ़ कर खोज खोज कर उत्तर लिख देना है। अब देखिए प्रश्न क्या है, कह रहे हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, तो इसका उत्तर हम लोग को लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, तो इसका उत्तर इसमें देखेंगे कहां पे दिया गया, ध्यान से देखिएगा सिर्फ मैं कैसे बना रहा हूं। अगर मुझको पेपर सॉल्व करना होता तो मैं कैसे सॉल्व करता, तो यहां पे देखिए लिखा है हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। तो एक तरीका होता है कि सीधे सीधे पूरा लाइन खींच दिए, तो आप पहले दूसरे के तो विद्यार्थी है नहीं, आपसे पूछा था कि हमारे देश का प्रौढ़ समाज कैसा है, तो हम सीधे लिखेंगे कि हमारे देश का प्रौढ़ समाज का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है, ठीक है। बस इतना ही लिख देंगे, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ताकि प्रश्न के जैसा मैंने उत्तर लिखना है। कैसी शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है, तो इसमें देखिए लिखा गया होगा, यहां पे देखिएगा ध्यान से। अच्छा यहाँ पे देखिए समय के अभाव कारण प्रौढ़ शिक्षा में, अच्छा ऊपर बढ़ते हैं, देखिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है, तो सीधे सीधे मिल गया, लिख देंगे प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है, मतलब ये लाइन लिख दीजिएगा यहां से, ठीक है। शिक्षकों का अभाव, क्योंकि पूछा था कैसी शिक्षा, तो टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। तो ऐसे आप उत्तर खोज खोज कर बनाएंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहे आपसे कि किन्हें कक्षा में बैठाकर पढ़ने में संकोच होता है, किन्हें कक्षा में बैठकर, तो प्रौढ़ को सीधे आप लिख देंगे प्रौढ़ को कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, या यहीं पे देख भी सकते हैं उत्तर ऐसे इसमें दिया भी होगा, आपको इसी में से लिखना है, ठीक है। अभी यहां पे देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, किससे, तो उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ को। तो ये नहीं कि पूरा यहां से लिखेंगे, सीधे हमसे पूछा है, यहां पे मैं प्रश्न पे आता हूं, सीधे पूछा कि किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, तो लिख देंगे प्रौढ़ को कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, हमको पूरा अंक मिलेगा। ऐसे उत्तर लिखना है। हमारे देश में किसानों का जीवन कैसा है, तो हम उत्तर में इतना लिखेंगे कि हमारे देश में किसानों का जीवन, और यहां से हम लोग इसमें से लिखेंगे, नहीं कि इसमें से लाइन छापना है। तो हमारे देश में किसानों का जीवन कैसा है, यहां पे देखते हैं, देखिए लिखा गया है, यहां पे देखेंगे, देखिए हमारे देश में, देखिए यहां से अगर आप छापते हैं उत्तर, यहां से भी आप लिख सकते हैं, कई विद्यार्थी क्या करते हैं यहां से लिखेंगे कि हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन। देखिए तो ये प्रश्न आपसे कामगार पूछा था, नहीं पूछा था, क्यों दिया, यही तो चेक कर रहा है कि आप 10th के स्टूडेंट है, तो 10th के लेवल से इस गद्यांश को सॉल्व कर पा रहे हैं कि पहले दूसरे के लेवल के सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ किसान से मतलब लिखेगा हमारे देश में किसानों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य है, ठीक है। बस जिस रूप में प्रश्न उस रूप में उत्तर। अब देखिए कितना जल्दी आप बना लेंगे। अब यहां पे कह रहा है किस शिक्षा का नवीनीकरण आवश्यक है, तो किस शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण आवश्यक है, तो हम सीधे लिख देंगे प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण आवश्यक है। ध्यान से मेरे बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सीखिएगा। चलिए आगे देखिए, दूसरा है, एक हम बना दिए, दूसरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं यहां पे भी आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूं, जो आपको आ जाए वो आप बना देंगे। देशभक्ति गीतों के लिए किनका नाम महत्वपूर्ण है, तो हम लिखेंगे उत्तर में देशभक्ति गीतों के लिए। अब किनका, तो यहां पे पहले ही पढ़ लेंगे तो आपको उत्तर नहीं खोजना पड़ेगा, लेकिन मैं यहां पे महेंद्र कपूर, देखिए लिखा है देशभक्ति गीतों के लिए महेंद्र कपूर का नाम महत्वपूर्ण है, तो हम कैसे लिखेंगे देशभक्ति गीतों के लिए, और यहां पे लिख देंगे महेंद्र कपूर का नाम महत्वपूर्ण है। महेंद्र कपूर ने कैसे गीत गाए हैं, तो महेंद्र कपूर ने, इतना तो अपने को लिखना है, इसी में से उत्तर लिखना है, और कैसे गीत गाए हैं, तो यहां पे देखिएगा उत्तर इसमें होगा। जिक्र करते हैं तो उनकी छवि देशगान के रूप में, यह सच है कि देशभक्ति और परम जितने लोग देखे, तो उन्होंने कैसे वो गीत गाए हैं, तो लिख देंगे कि महेंद्र कपूर ने देशभक्ति और परंपरागत मूल्य के गीत गाए हैं। बस देशभक्ति और परंपरागत मूल्य के गीत गाए, इसलिए मैं बोला कि मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिएगा। सबको गद्यांश सॉल्व करना आता है, सब किसी को इसमें जो भी प्रश्न आपको आता होगा, बट कैसे एग्जाम में लिखना था कि एग्जामिनर पूरा अंक दे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, मैं इसमें 4 गद्यांश मैं चारों सॉल्व कराऊंगा, अगर आप ध्यान से सिर्फ देख रहे होंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप सीख लेंगे, वैसे ही सॉल्व करके आएंगे। कह रहे महेंद्र कपूर कैसे इंसान थे,
तो इसमें से खोजेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कहां पे दिया गया है, इसलिए इससे अच्छा है कि पहले एक बार आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए लिखा है इन जिनकी छवि बेहद सहज और शालीन इंसान की है। अब यहां से यहां तक आप लिखेंगे तो आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं आप लिखेंगे कि महेंद्र कपूर बेहद सहज और शालीन इंसान थे, ठीक है, ऐसा लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्यम और उच्च सुरों को खूबसूरती से कौन गाता था, तो लिख देंगे मध्यम और ऊंचे सुर में खूबसूरती से महेंद्र कपूर गाते थे। महेंद्र कपूर अपने सुरों को कैसे साधते थे, तो उत्तर लिखेंगे महेंद्र कपूर अपने सुरों को, और तब इसमें से देखेंगे कैसे साधते थे, तो यहां पे होगा कि देखिए अपने बेहद अनुशासन के साथ साधते थे, बेहद अनुशासन के साथ साधते थे। बस इतना ही यहां से अपने को उठाना है। समझ पा रहे हैं मेरे बात को, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आगे बहुत सारा इसमें है। इसी तरह देखिए दो में से एक बनाना था, आप एक ही बनाएंगे, मैंने दोनों बता दिया। फिर आगे आपको फिर दूसरे नंबर प्रश्न पे गद्यांश मिलेगा, चाहे आपका किसी भी पाली में एग्जाम हो, इसमें से एक ही बनाना है। मैं दोनों सॉल्व करा दे रहा हूं ताकि आप सीखिए कैसे आपको बनाना है। कह रहे सचरित्र शब्द किन शब्दों के मेल से बनाए, तो कैसे लिखेंगे, तो आपके मन में अब तुरंत बत्ती चलना चाहिए कि हम पहले यहीं से लिखेंगे, पहले उत्तर नहीं खोजेंगे, लिखेंगे कि सचित्र शब्द, ठीक है, और किन शब्दों के मेल से बना है, तो यहां पे देखते हैं इसमें दिया होगा। बस अपने को अपने से नहीं लिखना है, यहां से देखिए तो लिख देंगे सत और चरित्र के मेल से बना है। सचित्र शब्द सत और चरित्र, बस गद्यांश से हम कितना उठाए हैं इतना ही उठाए, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक, इसमें से नहीं छापना है। मेरे बात को समझते चलेगा, इसलिए तो मैं पूरा का सॉल्यूशन करा रहा हूं। मनुष्य कैसा प्राणी है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर यहीं से लिखेंगे कि मनुष्य, अब कैसा का उत्तर अपने को खोजना है, यानी कि पूरा लाइन अपने को नहीं खोजना है। तो कैसा प्राणी है, तो यहां पे देखते हैं सामाजिक प्राणी है। देखिए सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बस इतना ही से मतलब है, नहीं कि पूरा लाइन लिखना है। मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लिख देंगे। अगला प्रश्न है कौन से अवगुण मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करते हैं, देखते हैं इसमें दिया होगा। देखिए यहां पे लिखा है तो हम लिख देंगे यहां से काम, क्रोध, लोभ, संताप, निर्दयता एवं ईर्ष्या जैसे अवगुण मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करते हैं। तो सेम उत्तर मिल गया, तो ये सेम भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, मनुष्य का जीवन यापन कैसे संभव है, तो देखिए इसमें लिखा होगा। अब देखिए कैसे संभव है, तो यहां पे होगा देखिए परस्पर सहयोग द्वारा ही उसका जीवन यापन संभव है। तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मनुष्य का जीवन यापन परस्पर सहयोग द्वारा ही संभव है। मेरे बात को समझिएगा, इसी रूप में लिख कर आइएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सच्चरित्रता का क्या तात्पर्य है, तो इसमें होगा देकर लिखिएगा, क्योंकि कोई भी देखिए गद्यांश वही होता है कि आप क्या जानते हैं उससे मतलब नहीं, गद्यांश में जो लिख दिया उसको सही मानकर आपको उत्तर लिख देना है। तो लिखेंगे सच्चरित्रता का तात्पर्य अच्छा चाल चलन, अच्छा स्वभाव, सदाचार, ठीक, यहां से लेकर यहां तक का उत्तर हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह आपका गद्यांश दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें दो होगा, जो आपको आसान लगे वहीं लिखिएगा। जैसे हिंसा वाला है तो ये भी आप चाहे, आतंकवाद क्या है तो ये तो और आसान है, यहां से पूरा लिख देंगे। देखिए यहां से यहां तक है, ये तो टू द पॉइंट उत्तर आतंकवाद का परिभाषा है, लिख देंगे यहां से, ठीक। मैं ये भी बता दे रहा हूं, मैं बोला कि एक एक प्रश्न मैं बता रहा हूं कैसे आपको मतलब कि यहां पे सीखना, उत्तर लिखना। देखिए पूरा दुनिया किससे त्रस्त है, तो पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है। तीन आतंकवाद कौन कौन है, तो लिख देंगे तीन आतंकवाद निम्नलिखित हैं। कौन कौन, तो यहां पे देखते हैं। गद्यांश तो इसलिए दिया है, यहां पे देखिए राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता, गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। बस हो गया हमारा तीन जो पूछा था वो उत्तर कंप्लीट। आगे देखते हैं, कर श्रीलंका में लीठे समर्थक किस आतंकवाद का उदाहरण है, तो हम लिखेंगे श्रीलंका में लीठे समर्थक, तब रुकेंगे यहां पे आएंगे, ये किस आतंकवाद का उदाहरण है, तो देखिए यहां पे लिखा है राजनीतिक आतंकवाद, ठीक है। तो क्या लिखेंगे उत्तर हम, श्रीलंका में लीठे समर्थक राजनीति आतंकवाद का उदाहरण है। अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन का क्या नाम है, तो यहां पे दिया गया है, देखिए क्या नाम है, तालिबानी। तो यहां पे लिख देंगे, उससे हमको मतलब नहीं, बस तालिबान हम वहां से देख लिए, लिखेंगे अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन का तालिबानी नाम है। उम्मीद करता हूं मैं चारों आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसी रूप में आप गद्यांश सॉल्व करके आएंगे। गद्यांश का टेंशन दूर हो गया, दो गद्यांश आपको सॉल्व करना है, चार था लेकिन उसमें से एक में से एक दो में से सॉल्व कर दीजिएगा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते, एक एक प्रश्न को सीखेंगे बारीकी से। अब देखिए यहां पे करे किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है, 250 से 300 शब्द में। राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन अब पहला ये है, इस साल के लिए गेस निबंध ही मैं बता रहा हूं, इसमें से जो जो इस साल पेपर में आएगा, इतना जो मैं 5 निबंध आपको बता दे रहा हूं, ये 5 ध्यान से समझ कर जाइएगा, इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा अभी क्लास में से, और इस 5 में से एक ही आपको लिखना है, एक प्रथम पाली में, एक द्वितीय पाली में आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खेल हॉकी
क्या क्या लिखेंगे सर इस पे? तो इसमें हमको लिखना है इसके भूमिका के बारे में, खिलाड़ी और हॉकी खेलने का समय, महत्व, निष्कर्ष। ये 4 बिंदु कवर करना है। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा लिखने के लिए, ठीक है, कैसे लिखेंगे सेम टॉपिक। मेरे परिवार में क्या क्या कवर करना है? परिचय, परिवार के स्नेह का महत्व, संयुक्त परिवार के लाभ हानि, फिर छोटा परिवार का लाभ हानि। दिमाग में रखिएगा टॉपिक, क्योंकि आगे मैं देखिएगा पूरा टॉपिक पर लिखूंगा। निष्कर्ष, सभी टॉपिक पर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए। फिर महंगाई की भूमिका, कारण और रोकने का उपाय, निष्कर्ष। इसमें 4 ही टॉपिक कवर करना है। और इसमें देखिए अपने को कितना टॉपिक कवर करना पड़ेगा? परिचय, परिवार के स्नेह का महत्व, संयुक्त परिवार के लाभ, फिर संयुक्त परिवार के हानि, फिर छोटा परिवार के लाभ, फिर छोटे परिवार का हानि। ठीक, महंगाई के बारे में है। फिर यहाँ पे कोरोना इस साल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसके जगह पर मैं दूसरा एक टॉपिक आपको अभी लिखा दूंगा। ठीक है, होली, तो होली में देखिए भूमिका, इसका पौराणिक कथा, महत्व, निष्कर्ष। तो इस तरह ये 5 इस साल के लिए गेस है। अब एग्जाम में कौन लिखेंगे? तो एग्जाम में जो मैं 5 अभी आपको आगे बता रहा हूं कैसे आपको लिखना है, वही 5 में से जो आप में एक आएगा लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वही चुनाव करना चाहिए जिसके बारे में, जैसे 5 विषय वस्तु है जिसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं, पहले लिखे हैं, वही लिखना चाहिए। तो चलिए मैं 5 पे आपको लिखा दे रहा हूं, 4 इसमें से, और कोरोना की जगह पर एक दूसरा मैं लिखाऊंगा जो इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, 5। तो चलिए सीखते हैं बारीकी से। सिर्फ आपको देखना है कि किस टॉपिक में कैसे, ये जैसे होली पर लिखेंगे तो कैसे भूमिका लिखेंगे, कैसे इसका पौराणिक कथा, कैसे महत्व, कैसे निष्कर्ष बताएंगे। अब यहां पे देखिएगा, जैसे हॉकी पे था तो मैं पूरा आपके लिए लिख दूंगा, ऐसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है इसकी भूमिका। देखिए यहां पे भूमिका, तो ऐसे लिखिएगा, हॉकी एक लोकप्रिय खेल है। यह खेल विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। यह हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल के अस्तित्व को प्राचीन ओलंपिक खेल से पहले 1200 साल पुराना खेल माना जाता है। ठीक है, ये आपने क्या बता दिया? इसका भूमिका बता दिया। अब उसमें याद होगा टॉपिक में कहा था कि भूमिका लिखिए, मैंने छोटा सा भूमिका लिख दिया। अब करें खिलाड़ी और खेलने का समय बताइए हॉकी का, तो इसमें क्या क्या लिखना है? मैं ध्यान से मैं पूरा आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इससे क्या होगा कि देखिए आपको एग्जाम में जैसे ही आएगा आपको याद आएगा, अच्छा ये हम लोगों ने सुना था, तो ऐसे ही आप ऑटोमेटिक आपका हाथ चलेगा, आप लिख देंगे। ठीक है, तो पूरा 5 जो मैं इस साल के लिए गेस है वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं। खिलाड़ी और खेलने के समय में आपको लिखना है कि इस खेल के दल सामान्य संयोजन में 5 खिलाड़ी फॉरवर्ड पर, 3 हाफ बैंक पर, 2 फुल बैंक और 1 गोलकीपर होते हैं। यह इस खेल में 30 मिनट के 2 भाग होते हैं जिनमें 5 से 10 मिनट का अंतराल होता है। आपको किसी एक ही पर लिखना है, मैं 5 आपको लिखा दे रहा हूं। महत्व कहा था उसमें टॉपिक में कि तीसरे नंबर में इसका महत्व बताइए, तो हॉकी खेल का भारत में बहुत ही महत्व है। यह भारत का महत्वपूर्ण खेल है क्योंकि भारत हॉकी के क्षेत्र में कई वर्षों तक विश्व विजेता बना रहा है, इसीलिए इसे भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। इस खेल का इतिहास बड़ा और महान है क्योंकि यह बुद्धिमान खिलाड़ियों द्वारा भारत की जड़ों में गहराई तक समाया हुआ है। तो पूरा ये सुनते चलेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आगे कहा था निष्कर्ष था टॉपिक, ठीक है, और आप उसमें जोड़ सकते हैं जो मेन पॉइंट है, जो लिखना ही है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर निष्कर्ष कैसे करते हैं, जिसका मतलब फाइनल निष्कर्ष बताइए। तो निष्कर्ष ऐसे लिखकर तभी लिखिएगा, जो टॉपिक है इस तरह लिखकर, उसमें लिखा तो मैं वही लिख रहा हूं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसलिए भी विद्यार्थियों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मतलब निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, ऊपर जो भी हम 200 से 250 शब्द में निबंध लिखे हैं, तो कोई व्यक्ति अगर निष्कर्ष पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, अच्छा इसने क्या क्या बिंदु इसमें कवर किया है। हॉकी के लिए दूसरा स्वर्ण काल लाने के लिए इसे कॉलेज और स्कूलों में विद्यार्थियों को नियमित भागीदारी के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। युग बच्चों को स्कूली स्तर पर हॉकी के सही तरीका से खेलना सिखाना चाहिए। भारतीय हॉकी की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों के लिए धन कोष, वित्तीय सुविधाओं के साथ अन्य सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए। इतना आप लिख देंगे, हॉकी पे आपका अगर पूछता है तो आपका पूरा लेख कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं शुरू में बताया कि पूरा मैं प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा, सभी इस साल के लिए जो गेस है कल के लिए वही मैं बता रहा हूं। इसलिए मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा पूरा क्लास। तो हॉकी वाला पूरा कंप्लीट हुआ। दूसरा पूछा था परिवार, और परिवार में मैंने आपको याद दिलाया था काफी बिंदु था। देखिए सब बिंदु को कैसे कवर करना है ये मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। पहले था कि परिचय इसका दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि मेरा परिवार गांव में अन्य लोगों के परिवार से बहुत बड़ा एवं संगठित रूप में है। मेरे परिवार के सभी सदस्य कर्मठ, सदाचारिक एवं अनुशासन प्रिय है। हमारे परिवार में बड़ों का आदर एवं छोटों का सम्मान होता है। आज भी मेरा परिवार संयुक्त परिवार की श्रेणी में जीवन व्यतीत कर रहा है। इसने आपने परिचय दे दिया अपने परिवार के बारे में।
फिर कहा था कि परिवार में स्नेह का महत्व, उस टॉपिक को कवर कीजिए, तो उसको हम लोग कवर किए हैं कि मानव जीवन में परिवार एक मूल जड़ होता है। समाज शास्त्र में परिवार को प्राथमिक समूह की दर्जा प्राप्त है। परिवार में आपसी स्नेह और दुलार का अद्वितीय दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि यह स्नेह बनाया हुआ नहीं है, अर्थात प्रकृति प्रदत्त होता है। पारिवारिक स्नेह मनुष्य के जीवन में वृद्धि एवं विकास के मूल स्रोत माना जाता है। बहुत सारे शिक्षाविदों का मानना है कि जिस परिवार के बच्चों को उसके साथ स्नेहपूर्ण एवं व्यवहार किया जाता है, उसका समाजीकरण एवं बुद्धि अलग होती है और उसको अपने मंजिल तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होती। अभी इसने हमने 2 टॉपिक कवर किया, 200 से 250 शब्द लिखना था। और या अब इसके बाद मैं ये तो अभी लेख आपको करा रहा हूं, इसके बाद जो जो गेस इस साल के लिए पत्र है, संवाद है, क्वेश्चन आंसर है, वो पूरा में हम लोग कवर करेंगे। आगे था कि संयुक्त परिवार के लाभ हानि बताइए। तो संयुक्त परिवार के लाभ क्या है कि इस तरह के परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसमें कोई सदस्य ज्यादा काम करता है या कोई सदस्य कम कार्य करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुद्दे पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ऐसे परिवार के सभी सदस्य एक निश्चित लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं और वही उद्देश्य है कि उन परिवार के अस्तित्व को बचाकर रखता है। तो ये संयुक्त परिवार का हमने लाभ बताया। देखिए, संयुक्त परिवार का लाभ हानि था, हमने लाभ बताया। अब इसका हानि भी आपको बताना होगा कि जो संयुक्त परिवार है, मतलब ज्वाइंट फैमिली, उसका क्या हानि है। तो हानि है यहाँ पे कि बहुत ऐसे भी संयुक्त परिवार होते हैं जहां संयुक्तता के कारण हानि भी होती है, जहां पर सदस्यों की बहुलता को देखते हुए बहुत लोग बेकार यानी अक्रमणीय हो जाते हैं और अंत में उनका जीवन बेकार हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी संयुक्त परिवार होते हैं जो अपनी संख्या के बल पर गरीबी या लाचार आदमी को तबाह भी कर देते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं परिवार बस कैसे लिखना, मैं आपको बता रहा हूं। छोटा परिवार का लाभ हानि कहा था, कवर कीजिएगा इसको। तो पहले लाभ देखते हैं फिर हानि। छोटे परिवार भी व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करने में मददगार साबित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर सदस्य कम होते हैं वहां पर जो होते हैं उनका देखभाल अच्छा तरीका से हो पाता है। इस प्रकार की देखभाल संयुक्त परिवार में नहीं हो पाती। ठीक है, अब देखिए हानि इससे क्या है। तो हमने फायदा बताया संयुक्त परिवार, जैसे हमने संयुक्त परिवार में फायदा और नुकसान दोनों गिनाया था, उसी तरह आपको एकल परिवार में भी हम लोग बता रहे हैं। हानि इससे क्या है कि एकल परिवार में लाभ के साथ साथ ही हानि भी होती है। एकल परिवार में ऐसे भी परिवार हैं जहां पर आमदनी का स्रोत कम हो जाता है या तो परिवार के सदस्यों को तकलीफ होने लगती है, लेकिन संयुक्त परिवार में सभी का कार्य एवं इच्छा की पूर्ति होती रहती है। आगे कहा था कि निष्कर्ष, कंक्लूजन उसका बताइए। तो निष्कर्ष में हम लोग ऐसे लिखेंगे, परिवार मानव की प्राथमिक समूह है और यह प्राकृतिक प्रदत्त एवं जड़त्व संस्था है। इस संस्था को सुचारू एवं विधिवत संचालन हेतु निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस समूह में विधिवत चलने के लिए अपने अहम एवं ईर्ष्या का समाप्त कर देना ही उपाय है। हर मानव को सदा यही प्रयास करना चाहिए कि मेरा परिवार सदा विचार रूप से संयुक्त रहे। अब इसने हमने अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि हमारा परिवार, उस पे लिखिए, तो जो जो बिंदु था हमने पूरा कवर कर दिया। अब अगला जो टॉपिक था उसको देखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा अंत तक। अगला टॉपिक था महंगाई पर। आपको याद होगा महंगाई पर था टॉपिक। पर आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो भूमिका कहा था कि भूमिका उसका लिखिए। तो भूमिका आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए, यहाँ पे भूमिका, तो इसमें हमको क्या लिखना है कि वर्तमान समय में, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहां पे देखिएगा क्या लिखा है कि वर्तमान समय में निम्न मध्यम वर्ग महंगाई की समस्याओं से त्रस्त है। यह महंगाई रुकने का नाम ही नहीं लेती, यह तो सुरसा की तरह बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण रह ही नहीं गया है। अब महंगाई की हमने भूमिका बता दिया। अब कहा था उसमें कि महंगाई की वर्तमान स्थिति बतलाइए। तो महंगाई बढ़ने के कई कारण है, या पूछे कहा महंगाई के कारण बताइए, तो उसमें भी ये लिख सकते हैं। उत्पादन में कमी तथा मांग में वृद्धि होना महंगाई का मुख्य कारण है। मांग और पूर्ति के असंतुलित होते ही महंगाई को अपने पांव फैलाने का अवसर मिल जाता है। इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़े डिमांड एंड सप्लाई रूल कि सप्लाई कम होगा और डिमांड ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। वही बात हम लोग यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं। कभी कभी सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि जैसे प्राकृतिक प्रकोप भी उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जमाखोरी भी महंगाई बढ़ाने का प्रमुख कारण है। जमाखोरी से शुरू होती है कालाबाजारी, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, अंधाधुंध मुनाफाखोरी की प्रकृति तथा सरकारी अंकुश का अप्रभावी होना भी महंगाई का कारण है।
ये कालाबाजारी लोग पहले वस्तुओं को नकली अभाव उत्पन्न करते हैं, मतलब उसका अभाव नहीं होता बट एक जगह उसको इंस्टॉल करके उसका अभाव दिखाया जाएगा मार्केट में, और फिर जब उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो महंगे दाम पर उसे बेचते हैं। महंगाई का जनजीवन पर प्रभाव, रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं है, यह उन्हें पाने के लिए रात दिन प्रयास करते रहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति केवल इतना चाहता है कि उसका जीवन उपयोगी वस्तुएं आसानी से और उचित दर पर उपलब्ध रहे। इतना हमने महंगाई का कारण वगैरह सभी हमने बता दिया इसमें। अब कहा था उसका उपसंहार लिखिए, मतलब उसका अंतिम कीजिए, इसको कैसे इसको कंक्लूड करेंगे। तो कीमतों में वृद्धि एक अभिशाप है, देश को हर हालात में इससे मुक्त करना अनिवार्य है। इसके लिए उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए, उत्पादन कार्य हर हालात में चलता रहे, यही सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। व्यापारियों को कालाबाजारी का धंधा बंद करना चाहिए, इस कार्य में हर नागरिक का सहयोग अपेक्षित है। तो पूछेगा महंगाई पर तो पूरा आपको ऐसे उत्तर लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमने जो उसमें कोरोना था तो मैंने कोरोना को हटा दिया इस साल के लिए, उसके जगह पर महत्वपूर्ण है नारी शिक्षा, जो प्रथम या द्वितीय पाली में आएगा। इसलिए मैं बोला कि मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में पूरा देखिएगा अंत तक। मैं एक एक प्रश्न देखिए आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो नारी शिक्षा पे क्या है कि पहले भूमिका आपको कहेगा लिखने के लिए, तो भूमिका में लिखिएगा कि कहावत है, एक नारी की शिक्षा देने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षा देना। यह सच भी है क्योंकि बच्चा जब जन्म से लेकर युवा अवस्था तक अपनी मां को ही संपर्क में रहता है, और यदि मां शिक्षित हुई तो अनायास ही वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सुयोग्य नागरिक बनने में बहुमूल्य योगदान करती है। फिर नारी शिक्षा का महत्व क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नारी शिक्षा का महत्व बहुत है, वस्तुतः यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने आरंभ में नारी शिक्षा पर बहुत जोर दिया, जिसके कारण देश में विद्वत्मा, मैत्रेयी, गार्गी, जो आप संस्कृत में भी पढ़े होंगे, लोकमुद्रा और भारती जैसे विदुषी नारियां हुई, और ज्ञान विज्ञान में पुरुषों को भी पराजित कर सबको चकित कर दिया। लेकिन ज्ञान दान की यह धारा मध्य युग में आकर सूख गई। सच तो यह है कि पुरुष और नारी दोनों ही समाज रूपी रथ को खींचने वाले दो पहिए हैं। एक भी अगर कमजोर होने से समाज ठीक से नहीं चल सकेगा, एक के अशिक्षित रहने से समाज शिक्षित नहीं रहेगा, और समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं रहा तो राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकेगा। देश कार्यों में नारी की भागीदारी, ये सब टॉपिक रहेगा, इसको कवर करना। जैसे एक टॉपिक रहेगा उसमें कि देश कार्यों में नारी की क्या भागीदारी है, इसको कवर कीजिए। तो आपको लिखना होगा, यह खुशी की बात है कि अंग्रेजों के आगमन और गांधी जी की प्रेरणा से नारी शिक्षा का एक नया अध्याय अपने देश में शुरू हुआ। नारियां आज पूरी तरह कुशलता से अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। देश ने महिलाओं को अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया है। वे न्यायाधीश के आसन पर भी विराजमान है। बिहार में तो पंचायतों में उनका आधा हिस्सा है, लेकिन यह भी सच है कि शिक्षा के मामले में वह अभी काफी पीछे हैं। अंधविश्वास के गर्त में वे अभी पड़ी हुई है। हमारी अपेक्षित उन्नति न होने के कारण यह इसका एक अभी मतलब कि कारण है कि हम लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा नारी शिक्षा के बारे में आपको ऐसा लिखना होगा। अगला टॉपिक उसमें रहेगा कि समुचित शिक्षा की जरूरत, इसको कवर कीजिए। इस पर आप कैसे लिखेंगे तो, लेकिन इस संबंध में एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है, वह यह है कि अभी जो शिक्षा दी जा रही है वह पश्चिमी शिक्षा है और वहां के समाज के ही अनुकूल है। भारतीय समाज दूसरे ढंग का है, अतः अपने समाज के अनुसार इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारी स्त्रियों को अधिकांश समय घर पर बीतता है, इसलिए ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि गृह कार्य के संपादन के पश्चात उनके पास जो समय बचता है उसमें वो अर्थोपार्जन कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट हो गया, देख ले रहा हूं मैं, यहाँ पे पूरा हमारा नारी शिक्षा पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा हमारा लेख। अब अगला जो टॉपिक था उसमें आपको याद होगा जो पूछा था होली पर पूछा था, और कहा था पहले भूमिका बतलाइए। तो होली का हमने भूमिका आपको लिखना। होली पे तो सबसे आसान होता है, अगर होली पे कोई भी पर्व आ जाए तो उस पर जरूर आपको लिखना चाहिए। बाकी एक ही पर लिखना है तो उसी पे आपको लिख देना चाहिए। ठीक है, अब होली पे देखिए आप कैसे लिखेंगे कि भारत, देखिए होली आने वाला इसलिए टॉपिक काफी मतलब कि गेस है, प्रथम या द्वितीय पाली में आ सकता है। भारत उत्सवों का देश है। होली सबसे अधिक रंगीन और मस्त उत्सव है। इसमें इस दिन भारतवर्ष में सभी पकड़ता और मस्ती के भांग में मस्त रहते हैं। ये आपने उसका भूमिका बतला दिया कि होली क्या है। फिर आगे था कि होली का महत्व बतलाइए, उसमें था टॉपिक। तो होली वाले दिन लोग छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ग्रामीण शहरी का भेद भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं तथा परस्पर गुलाल मलते हैं। अब ये हमने उसका महत्व बतला दिया कि कैसे सब लोग सब चीज भुलाकर एकजुट हो जाते हैं। आगे था कि पौराणिक कथा बताई कि इतिहास से इसका क्या संबंध है। तो होली के मूल में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और होलिका का
प्रसंग आता है, ये आप जानते होंगे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मार डालने के लिए होलिका को नियुक्त किया था। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़ने पर व्यक्ति आग के प्रभाव से बच सकता था। होलिका ने उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में ले लिया और अग्नि में कूद पड़ी। वहां से दैवी चमत्कार हुआ, होलिका आग में जलकर भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद का बाल भी बका नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक होलिका दहन की स्मृति में होली का पर्व मनाया जाता है। अब आगे था कि होली की विशेषता बतलाइए, क्या विशेषता है? तो होली का उत्सव दो प्रकार से मनाया जाता है। होली के 1 या 2 दिन पहले रात्रि में लकड़ियां झाड़ झंखार एकत्र करके उसमें आग लगा देते हैं और समूह में इकट्ठा होकर गीत गाते हैं। आग जलने की यह प्रथा होलिका दहन की याद दिलाती है। अब अंतिम था कि इसका उपसंहार बताइए, ठीक है, इसका उपसंहार आपको बताना है। तो इस दिन गली मुहल्ले में ढोल मजीरे बजते सुनाई देते हैं। कोई नीले पीले वस्त्र पहने घूमता है तो कोई जोकर की मुद्रा में मस्त। बच्चे पानी के रंगों में एक दूसरे को नहलाने का आनंद लेते हैं। बच्चे पिचकारियों से भी रंग की वर्षा करते दिखाई देते हैं। परिवार में इस दिन लड़के लड़कियां, बच्चे बूढ़े, तरुण तरुणियां सभी मस्त होते हैं। प्रौढ़ महिलाओं की रंगबाजी बड़ी रोचक बन पड़ती है। इस प्रकार यह उत्सव मस्ती और आनंद का पर्व है। इसमें नीचे लिख दीजिएगा आनंद का पर्व है। इस तरह हमारा होली पे भी लेख कंप्लीट हुआ। तो 5 टॉपिक मैंने गेस करके आपको लेख दे दिया। अब चलिए देखते हैं प्रश्न। जब आप एक पे ही आपको लिखना है, कोई एक आप लेख लिख लेंगे, ये नहीं कि 5 पे लिखना है, एक ही पे आपको लेख लिखना है। तो उसके बाद क्या प्रश्न आएगा और उसका उत्तर कैसे होगा, ध्यान से मैं इसलिए बोला कि अंत तक देखिएगा। 2 से 3 बार पूरा मैं सिखा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। और इसमें आपको पूरा मतलब कि इसका उत्तर लिखना भी मैं सिखा रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो इस 5 टॉपिक में से देखिए होली था, हमने पूरा लिख दिया, इसमें से कोई एक पर आपको लिख देना है। मैंने 5 गेस आपको दे दिया कल के लिए। अब आगे जब हम इसको लिख लेंगे सर, तो 30 नंबर प्रश्न 2 गद्यांश बनाएंगे, एक लिख देंगे। तो चौथे पर क्या मिलेगा कि एक पत्र लिखिए, ठीक है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखिए, या दोनों में से कोई संवाद भी आप लिख सकते हैं, पत्र या संवाद। तो चलिए 2 पत्र मैं इस साल के लिए आपको गेस दे रहा हूं, और पूरा उस पर कोई भी पत्र आए तो कैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइप के पत्र आएंगे, एक आवेदन, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होगा, जैसे आवेदन पत्र वगैरह कैसे लिखेंगे। अनौपचारिक में क्या होगा, यही कि भाई बहन जिसके पास भी पत्र पूछ दे, माता पिता, तो वो कैसे लिखेंगे, मित्र के पास कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये हम लोग सीख लेते हैं। और संवाद, दोनों में से कोई एक लिखना। संवाद भी काफी आसान होता है, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो संवाद होता है। तो जो आपको इच्छा करे, मैं दोनों बता दे रहा हूँ, 2-2, और पूरा मैं फॉर्मेट आपको सिखा दे रहा हूँ। जो आपको मन करेगा 4 नंबर पे, मन करे पत्र, मन करे संवाद, लिख कर आ जाइएगा। आइए सीखते हैं, ध्यान से सीखते चलिएगा एक एक प्रश्न का उत्तर, ठीक है। मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करना सिखा दे रहा हूं, अब ध्यान से देखेंगे यहां पे। अब यहां पे देखिए, पूछा था कि बहन की जन्मदिन का मतलब कि आपको मतलब कि उसका बधाई देते हुए बधाई पत्र लिखना था। फॉर्मेट सीखिएगा, कुछ किसी पर चीज पर भी पूछे आप लिख सकते हैं। पहले इस प्रश्न का टू द पॉइंट उत्तर, फिर इस पर जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए, आप लिखेंगे प्रिय बहन अरुंधति, जो भी नाम हो, काल्पनिक नाम या वास्तविक नाम भी आपके बहन का आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सदा खुश रहो, क्यों लिख रहे हैं सदा खुश रहो, क्योंकि छोटी बहन के पास लिख रहे थे, उसमें लिखा था, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। यहां पे ऐसे लिखेंगे, मैं यहां सकुशल रह रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी सकुशल होगी। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, तुम हजारों साल जियो, हमारी भी उम्र तुमको लगे। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने दोस्तों को भी मिठाई खिलाऊंगा। विशेष बात अब अगले पत्र में होगी, माँ और पिताजी को मेरे तरफ से प्रणाम बोल देना। तुम्हारा भाई, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, या किसी काफी विद्यार्थी को लगता है कि क ख ग लिखेंगे, अपना नाम लिख सकते हैं, उससे अंक वगैरह नहीं कटेगा। और यहाँ पे पता लिखते हैं, ठीक है, पता लिखकर डैश भी छोड़ दिया, पता कुछ भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी परीक्षा भवन, ये तो इसी तरह लिखिएगा, परीक्षा भवन यहाँ पे बेतिया आपका जहां पे भी होगा वहां पे, और दिनांक 15 का तो आपका पेपर है, प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में, तो ये तो सेम रहेगा। जगह भी चाहे तो सेम डाल सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। तो बस इसमें फॉर्मेट क्या सीखना है, यहाँ पे पता है, यहाँ पे जो भी जिसके पास लिख रहे हैं उसके साथ इसमें टॉपिक है, और फिर यहाँ पे अपना जो भी रिलेशनशिप है इधर पता है। अब देखिए ध्यान से, इधर मतलब जो लिखता है उसका पता, यहाँ पे जहां पे भेजते हैं वहां पे। ये था छोटी बहन पर, इस पे क्या क्या पहन, मतलब कि इस पे ये फॉर्मेट अगर हम सीख लिए तो इस पे क्या क्या पत्र पूछा जा सकता है। मान लीजिए पूछे बड़ी बहन पे, तो लिख सकते हैं प्रिय बहन अरुंधति, या कुछ भी नाम और सादर प्रणाम, क्योंकि बड़ी बहन के पास लिखे सादर प्रणाम। बाकी सेम रहेगा, जो टॉपिक रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है बस। और यहाँ पे इसी तरह, बाकी तो कोई बदलाव नहीं। और क्या पूछ सकते हैं, मान लीजिए पिताजी के पास कभी कभी पूछता है कि कुछ रुपया मांगने का मतलब कि आप
कुछ रुपया मांगने के लिए पत्र लिखिए, तो क्या लिखेंगे वहां पे? आदरणीय पिताजी, वहां पे क्या लिखेंगे? आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल रह रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी वहां पे सकुशल होंगे। मेरा परीक्षा करीब है, मुझे कुछ पुस्तक खरीदना है, इसके लिए इतना रुपया, जितना रुपया उसमें रहेगा इतना रुपया की आवश्यकता है, वो भेजने का कृपा प्रदान करें ताकि मैं आगे अपनी पढ़ाई मतलब कि सफलतापूर्वक उसको जारी रख पाऊं। ठीक है, और उस तरह लिख कर, और बाकी यहाँ पे इसी तरह आपका पुत्र, अपना नाम यहाँ पे। उसी तरह माता जी के पास पूछे तो आदरणीय माता जी सादर प्रणाम, और जो टॉपिक रहेगा यही फॉर्मेट चलेगा, समझ रहे हैं आप? भाई के पास पूछे, छोटे भाई के पास, तो इसी तरह तो प्रिय भाई उसका नाम और सदा खुश रहो। बड़े भाई के पास पूछेगा तो आदरणीय अपने भाई का नाम और सादर प्रणाम, और फिर उस तरह लिखेंगे। समझ पा रहे हैं मेरे बात को? इस तरह माता पिता भाई बहन दोस्त किसी पर भी पूछेगा, यही आपको फॉर्मेट समझ के रखना है। ये क्लियर हो गया? इस पे कोई भी आते आपको दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करता हूं लिखने में। एक इस तरह होता है, इस टाइप में सब कवर कर लिए। आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को? इसलिए बोला ध्यान से फुल स्क्रीन मोड में करके एक एक बात को ध्यान से सुनने और समझने का, माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिएगा। एक कल के पेपर सॉल्व करते समय आपको बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा टाइप में क्या पूछ सकता है? पत्र में आवेदन पत्र पूछ सकता है। चलिए वो भी मैं एक आपको लिखा दे रहा हूं और समझा भी दे रहा हूं। यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे जिसमें प्रेमचंद्र लिखित पुस्तक मंगवाने का मांग हो, तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, मॉडल उच्च विद्यालय, जो भी आपका होगा, जो भी आपका स्कूल होगा उसको लिख दीजिएगा। विषय, किस विषय पे लिख रहे हैं तो इसमें दिया रहेगा। जैसे लिखा है प्रेमचंद्र लिखित पुस्तक मंगाने के लिए, तो प्रेमचंद्र लिखित पुस्तक मंगवाने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं सुमित कुमार आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का छात्र हूं। अगर आप छात्रा है तो यहाँ पे छात्रा हूं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसका हम सभी छात्र उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे पुस्तकालय में प्रेमचंद्र लिखित पुस्तकों की संख्या काफी कम है, जिसके कारण सभी को पढ़ने में काफी कठिनाई होती है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रेमचंद्र की पुस्तकें मंगवाने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी छात्र, अपना नाम, वर्ग क्रमांक, और इसको ऐसे आप जानते हैं कर भी सकते हैं, आवेदन पत्र है तो। अभी यहां पे ध्यान दीजिए, ये हमने लिखा पुस्तक मतलब मंगवाने के लिए। अब इस पे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे ये पूछ सकता है कि मासिक शुल्क माफ कराने के संबंध में आप लिखिए, सेम लिखेंगे। यहां पे लिख देंगे विषय, तो मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम ये है, मैं आपके, ये तो लिखेंगे ही, तो इसमें यहां लिख दीजिएगा कि मेरे पिताजी काफी, मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूं, जो भी आपको मतलब अपना समस्या बताना वो, कि इसके लिए मैं आपका मासिक शुल्क नहीं जमा कर सकता, उसको माफ करने का कृपा प्रदान करें। और बाकी तो सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अगला पूछ सकते हैं छुट्टी के लिए, तो आप लिखना जानते होंगे। यहाँ पे विषय में क्या करेंगे कि छुट्टी के संबंध में, कि मेरा बुखार लग जाने का रहे, किसी का शादी पड़ जाने का रहे, मैं लगातार 2 दिन स्कूल आने में अनुपस्थित रहूंगा, तो श्रीमान से नम्र निवेदन है, यहां तक तो लिखेंगे। और आगे लिखेंगे कि मुझे 2 दिन की छुट्टी में, जितना दिन का पूछा रहेगा टॉपिक में उतना दिन, और बाकी तो सेम रहेगा। तो इस पर यही पूछा जा सकता है। एक इस साल के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं, वो है कि मान लीजिए कहता है कि पुनः नामांकन के लिए, कि आपका नाम आजकल बड़ा कट रहा है, कि पुनः नामांकन के लिए पत्र लिखे, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपना नाम, और यहां पे लिखिएगा विषय, तो पुनः नामांकन लेने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं ये अपने विद्यालय के इतना बड़ा छात्र हूं या छात्रा हूं कि मैं 2-3 दिन, कुछ कारण बता दीजिएगा, मेरा अचानक तबियत बिगड़ जाने का, मैं 2-3 दिन विद्यालय आने में असमर्थ रहा, जिसकी वजह से मेरा नाम काट दिया गया। तो महाशय से निवेदन है कि मेरा नाम फिर से पुनः जो है दर्ज करने की कृपा प्रदान करें, और इस काम के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका पूरा डिटेल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस साल के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मालूम हो रहा है कि पूछ दे प्रथम या द्वितीय पाली में कि पुनः नामांकन के लिए आवेदन पत्र लिखे। तो 2 टाइप का पत्र आएगा, आवेदन पत्र या जो माता पिता भाई बहन, तो मैंने दोनों टाइप का पूरा आपको सिखा दिया, यही फॉर्मेट रहेगा लिखने का। ठीक है, पत्र का टेंशन खत्म। और मान लीजिए आप पत्र नहीं लिखना चाहते, संवाद लिखना चाहते हैं, तो मतलब दोनों में से एक ही लिखना है। तो चलिए मैं संवाद भी बता दे रहा हूँ कि कौन सा संवाद अगर आपको लिखने का इच्छा है तो कैसे लिखेंगे। तो 2 टाइप का मैं संवाद बता दे रहा हूँ। संवाद में क्या होता है कि जनरली बातचीत, कि आप अपने दोस्त से या अपने शिक्षक से जो टॉपिक रहेगा उस पर कैसे बातचीत कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। ये काफी आसान होता है, पत्र की अपेक्षा ये काफी आसान होता है संवाद। अब जैसे देखिए, प्रदूषण की समस्या को लेकर 2 व्यक्ति के बीच अगर संवाद लिखना हो, तो मान लीजिए 2 व्यक्ति रमेश महेश है, तो रमेश कैसे बोलेगा, कहो भाई महेश क्या हाल है। महेश कहेगा चलो सब ठीक है भाई, लेकिन प्रदूषण ने तो जीना हराम कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रदूषण पर लिखना है। ठीक है, रमेश, हाँ भाई, प्रदूषण के चलते ही गर्मी काफी बढ़ गई है, हवा पानी सब दूषित हो गए, मैं सांस लेना मुश्किल हो गया है। फिर रमेश बोलेगा लेकिन इसका जिम्मेदार हम ही है। महेश, भाई पेड़ पौधा कम होते जा रहे हैं, अनगिनत गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं, प्रणाम महेश, प्रणाम। तो इस तरह प्रदूषण का जो भी है, प्रदूषण के बारे में आपको बातचीत इसमें लिख देना है। ठीक है, ये एक और मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर से, ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है कि मद्य निषेध के परिणाम पर 2 मित्र के बीच। मद्य निषेध मतलब जो आपका शराबबंदी हुआ है उस पर बातचीत लिखना है। तो मान लीजिए राकेश संतानु 2 मित्र, उसमें बात हो रहा है कि राकेश
कर क्या हाल है संतानु जी? संतानु अच्छा है, आप अपना बताइए। राकेश की बढ़िया है, नीतीश जी ने जब से मद निषेध किया है तब से चारों तरफ बड़ी शांति है। संतानु हाँ, अब महिलाओं पर अत्याचार कम हो रहे हैं, मजदूरों की कमाई घर पहुंच रही है। राकेश एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं, आज सड़क पर कोई दारू पीकर हल्ला नहीं कर पा रहा है। संतानु हाँ भाई, मद निषेध की काफी फायदे, अच्छा मैं चलता हूं, राम राम। राकेश जो भी आपको लिखना हो, जैसे आप किसी से बात करते हैं जो टॉपिक रहेगा उस पे, तो संवाद या पत्र में से कोई एक लिखना है, मैंने दोनों सिखा दिया, आपको जो इच्छा होगा लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अपने प्रश्न पत्र पे चलते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तब आगे अपने को क्या सॉल्व करना होगा। ठीक है, ध्यान से सीखते चलेगा। इसलिए मैं शुरू में ही बता दिया था कि हम लोग पूरा प्रश्न सीखेंगे लाइव कि कैसे सॉल्व करते हो, और यही क्लास आपके लिए कल के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे बुक से प्रश्न उत्तर है, देख लीजिएगा, 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 का उत्तर लिखना है। इस 10 प्रश्न का उत्तर मैं लिखा दे रहा हूँ, कोई 5 आप लिख दीजिएगा, बुक से रहेगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6ठे नंबर पे रहेगा किसी एक की व्याख्या करें। यहाँ पे शब्द सीमा रहेगा कि 100 शब्द में से 2 में से 1 का व्याख्या करना है, मतलब कि 5 में से 5 प्रश्न का उत्तर लिखना है और इसमें से 2 में से कोई एक लिख देना है। चलिए मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करा दे रहा हूं ताकि यहां से प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए जो प्रश्न उत्तर पूछा था उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न जो वहां पे पूछा था, सेम प्रश्न का मैं उत्तर बता रहा हूं। पहला प्रश्न पूछा था कि ये तो बुक से है, जो हम लोग बुक पढ़ते हैं उसी से, कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। उत्तर आप जानते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव में भी आया तो उत्तर आपको ऐसे लिख देना है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, जो भी हिंदी है और उसके आसपास जो हम लोग बोलते हैं भोजपुरी वगैरह, जो भी हिंदी से रिलेटेड सभी किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। नेपाली, जेवारी और मराठी लिपि भी नागरी लिपि है। संस्कृत और प्राकृतिक की कभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा लेखक ने गुजराती, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों का भी देवनागरी लिपि से संबंध बतलाया। तो इतना लिख देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। 5 ही का लिखना है, मैं 10 इस साल के जो गेस प्रश्न था उसको लिखा दे रहा हूं। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, आप जानते हैं। उत्तर कैसे लिखना है, ऐसे लिखिएगा, बहादुर सीधा साधा लड़का था, उससे सबको आराम मिलता था और सबके अहम की तुष्टि होती थी, जिसको जो मर्जी वो बोल देता था उसको। लोग उसे नाहक मार और गाली भी देते थे तथा चोरी का भी इल्जाम लगाकर अपमानित भी किया। उसके बाद वो चला गया तो सबको अपने भूल का एहसास हुआ और पछतावा भी हुआ कि उसके रहने से कितना अच्छा जीवन था उनका। चलिए अगला प्रश्न था कि राजनीतिक मूल्यों में, देखिए जो इस टाइप का प्रश्न मिले जिसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा हो, नहीं मालूम वो छोड़ सकते हैं, 5 ही प्रश्न का उत्तर लिखना, लेकिन मैं तो सबका उत्तर आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न था कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार लिखा, मतलब परंपरा के मूल्यांकन पाठ में रामविलास शर्मा बताते हैं कि राजनीतिक जो मूल्य होता है उससे अधिक अस्थायी क्या होता है, आपका साहित्य का मूल्य होता है। तो इसका मतलब कि पूरा उनका कथन को स्पष्ट कीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। तो उत्तर आपको ऐसे लिखना है कि राजनीतिक मूल्य राज्यों और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक में घात प्रतिघात चलते रहता है। घात प्रतिघात सामाजिक मूल्यों के भी होते हैं, किंतु इन दोनों मूल्यों की गुंज में अंतर होता है। राजनीतिक मूल्य संपूर्ण समाज को एक रूप में प्रभावित नहीं करता, जबकि साहित्यिक मूल्य व्यापक रूप से अपना प्रभाव डालता है। इस संबंध में लेखक ने कवि टेनिसन, शेक्सपियर, मिल्टन तथा शैली के काव्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, परंतु वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें सुनाई देती है और हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करती है। मतलब राजनीतिक मूल्य आप देखते हैं कभी भी खत्म हो सकते हैं। अभी बिहार में देखिए कोई पार्टी इसके साथ नहीं जाएंगे फिर भी जा रहा है, बट सामाजिक जो मूल्य शेक्सपियर वगैरह का देखिए, उसके पास कितना साम्राज्य खत्म हुआ लेकिन अभी भी शेक्सपियर का वही मूल्य है। ठीक है, तो यही इस तरह आपको स्पष्ट करना था कि राजनीतिक मूल्य से ज्यादा अस्थायी क्या है, साहित्य के मूल्य। अगला प्रश्न था कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बतलाते हैं। बिरजू महाराज के बारे में हम लोग पढ़े हैं, आपके कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो बिरजू महाराज बताते हैं कि उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई। बिरजू महाराज उस समय शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पिता की मृत्यु के उपरांत घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, जिसे वे पहले संभाल लेना चाहते थे, परंतु अम्मा जी की इच्छा के कारण उनका विवाह हो गया। ठीक है, तो ये पूरा वो विवाह के बारे में क्या बताएं, आपको ये उत्तर लिखना था। अगला प्रश्न था कि कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आया था, राम नाम के बिना, वही आपको लिख देना है। इस पद के माध्यम से गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के जाप के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। कवि ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। 5 प्रश्न हो गया, लेकिन मैं 10 बताऊंगा, कोई 5 आपको लिखना है। अगला प्रश्न पूछा था कि कबीर खान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं। तो कृष्ण की मदमाती आंखें
बरबस सभी को आह्लादित कर देती है। राधिका एवं अन्य गोप बालाएं कृष्ण के प्रेम रस में वशीभूत हो जाती है। वे उससे अलग रहना नहीं चाहती, फिर भी वे उससे अलग रहना चाहती है, फिर भी वे अलग नहीं रह पाती है। वस्तुतः चित्तचोर का अभिप्राय हृदय को चुराने वाला से है। श्री कृष्ण के संपर्क में आने वाली गोप बालाएं लोक मर्यादाओं को तोड़ देती है। गोप बालाएं श्री कृष्ण से सावधान रहते हुए भी असावधान हो जाती है। अपने मन की जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए कुछ कहना चाहती है। मतलब कृष्ण जो है हर किसी के चित्त को चुरा लेते, इसलिए कबीर खान ने कृष्ण को क्या कहा है? चित्त चोर कहा है। अगला प्रश्न जो उसमें पूछा था वो था कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? तो प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय है कि बम फूटने से पर क्षण भर में लगा कि दोपहर सा हो गया। हिरोशिमा पाठ से प्रश्न है अय्यगे जी की। और सारा दृश्य लगा कि उस दोपहरी ने सूख लिया, फिर घना अंधकार छा गया। कवि के कहने का आशय है कि वह प्रज्वलित क्षण दोपहरी की तरह गर्म, जिसने तत्काल सब कुछ नष्ट कर घोर अंधकार फैला दिया। अतः कवि ने बम विस्फोट के क्षण को दोपहरी कहा है, क्योंकि एक निश्चित क्षण में ही शहर उजड़ गया तथा चमकता प्रकाश विलीन हो गया। ठीक है, तो पूरा आपको ऐसे इसका उत्तर लिख देना है। 5 ही का उत्तर लिखना है। कवि रेनर मारिया रिल्के कैसा सुख देते हैं? मेरे बिना तुम प्रभु कविता के जो कवि हैं उनसे प्रश्न है। तो कवि अपने कपोलों को नर्म सैया पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि का सुख प्रदान करता था। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद से सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता था। मेरे बिना तुम प्रभु कविता पढ़े होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था? सीधे चला गया सेकंड हिंदी में। तो नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता है कि कौर गले में अटक रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि वल्ली अमाल ने पापाती के लिए क्या मन्नत मांगी थी? तो वल्ली, सब सेकंड हिंदी से प्रश्न मिल रहा है। वल्ली अमाल आस्तिक स्वभाव की है, उसे झाड़ फूक, देवी देवताओं आदि पर असीम श्रद्धा है। यही कारण है कि जब वह अस्पताल से बेटी को लेकर बस अड्डा की ओर जाती है तो मन्नत मानती है कि जब पापाती ठीक हो जाएगी तो वैदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। पढ़े होंगे तो आसानी से आप उत्तर लिख पाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न था, ये तो 10 प्रश्न हो गया कि 6 नंबर पे था 2, उसका पूरा मतलब कि भावार्थ लिखना था। सप्रसंग व्याख्या कि किस प्रसंग में कहा गया है, किस पाठ से या कहानी से। 2 प्रश्न था, 2 में से कोई एक लिखना है। मैं दोनों का उत्तर बता, एक कविता से रहेगा, एक कहानी से रहेगा। जो आपको समझ में आएगा इस पाठ से है उसको आपको लिख देना है। जैसे एक पूछा था कि गमले से टूटता ख, गमले सा टूटता उसका ग, घड़े सा लुढ़कता उसका क। तो ये आप समझ गए अक्षर ज्ञान से, अनामिका से। अनामिका जिसकी कवित्री है तो वहीं आपको शुरू वहीं से करना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति कवित्री अनामिका द्वारा लिखित कविता अक्षर ज्ञान से ली गई है। इनमें कवित्री ने अक्षर ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के मूल्य रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कवित्री का कहना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए वैसे ही कठिनाई का अनुभव होता है जिस प्रकार बच्चे को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में आती है। तात्पर्य यह है कि जीवन एक ऐसी समस्या है जिसका समुचित ज्ञान तभी होता है जब व्यक्ति उसके अनुकूल लगातार परिश्रम करता है। यदि वह लीक से हटकर प्रयास करता है तो उसकी कल्पना गमले के समान टूट जाती है अथवा घड़े के समान लुढ़क कर रह जाती है। परिमाणतः उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। भाषा सहज, सरल तथा भावनात्मक है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घाव में कल्पना अलंकार है, क्योंकि कल्पना या प्रयास को घड़े के समान बताया गया है। तो पूरा इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न रहेगा आपका, दोनों में से कोई एक लिखना है। अब देखिए ये कह रहा है आपसे कि नहा घर की नाली क्षण भर के लिए पूर्ण भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कहां से है, तो ये मछली से है, विनोद कुमार शुक्ल का। तो ऐसे ही आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने पूरे घर में बैली मछली जैसी गंध के विषय में प्रकाश डाला है। लेखक का कहना है कि बाल्टी को उलटने पर पानी तो क्षण भर में निकल गया और स्नान घर की नाली बिल्कुल खाली हो गई, लेकिन सारा घर मछलियों की गंध से भर गया। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति की संवेदना नष्ट हो जाती है तब वह पूरे वातावरण को दूषित बना देता है। उसके इस दोष का प्रभाव समाज पर इस प्रकार पड़ता है कि उसके मरने के बाद भी वह दोष लोगों को डसता रहता है। अर्थात जब बुराई फैल जाती है तो दीर्घ काल तक समाज को परेशान करती रहती है। लोगों का दम घुट जाता है, जैसे बाल्टी में मछली रखा पानी को बहा दिया जाता है किंतु मछली की गंध कायम रहती है और पूरे परिवार को बेचैन बनाए रखती है।
तो इस तरह पूरा आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है, जो मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ कि 2-3 बार इस क्लास को देख लीजिएगा। यही क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि पूरा प्रश्न का उत्तर, किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, लघु उत्तरीय का उत्तर कैसे लिखना है, दीर्घ उत्तरीय का कैसे लिखना है, मैंने पूरा आपको लाइव आपके सामने सिखा दिया। बाकी सब्जेक्टिव इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कैसे गद्यांश आएगा, सॉल्व करना है, 2 गद्यांश बनाना है, वो मैंने दिखाया। ऐसे उसके बाद आपको मतलब कि लेख लिखना है, तो 5 मैंने टॉपिक पर लेख लिख दिया, उसमें से कोई एक आपको लिख कराना है। फिर आपको कैसे पत्र 2 टाइप का आएगा, दोनों में से कोई एक लिखना है, मैंने आपको बता दिया। संवाद कैसे लिखना है, प्रश्न का उत्तर कैसे, बड़े प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, दीर्घ उत्तरीय का, लघु उत्तरीय का, पूरा मैंने आपको सिखा दिया। इससे बाहर क्या पूछेगा, यहीं से फॉर्मेट में प्रश्न आएगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करके आना है। हिंदी में अगर सभी प्रश्न का उत्तर ऐसे आप लिख कर आते हैं तो आपका अच्छा अंक मिलेगा। तो सब्जेक्टिव का तो टेंशन खत्म। अब ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव 100 याद कर लीजिएगा, और लगातार शाम में क्लास होगा, फिर सुबह में लाइव क्लास चलेगा, 200 प्रश्न आएगा, उसको देख लीजिएगा। उससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा। तो हिंदी का एग्जाम आपका बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।